Dear students, welcome again. Professor Dr. Nasruddin from Government College University is here with you with the concept of the bioenergetics again. Last time we have discussed that why energy is important in the important for the living organism. Now we are going to discuss that when the living organism trap this energy, how it becomes stores and how it moves from one living organism to the another living organism. In my last discussion, I have discussed the law of conservation of energy, which we also call the first law of thermodynamics with you. Now, we are going to move towards the molecules, which are the carrier of energy. मैंने बात की थी लास्ट टाइम कि एनर्जी क्यों इम्पोर्टेंट है, एनर्जी का रोल क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. आज बात करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उस एनर्जी को उन मॉलिक्यूल्स में स्टोर करते हैं. हम उन्हें आमतौर पे केमिकल एनर्जी. अभी जो केमिकल एनर्जी है उसके लिए उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली है क्या? एक ऐसा न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जो कि किस पे बेस कर रहा है? 5 कार्बन वाली शुगर पे, जिसको हम क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं. ये 5 कार्बन वाली शुगर का पहला कार्बन यहां है, दूसरा कार्बन यहां है, तीसरा कार्बन यहां है, चौथा कार्बन यहां है और 5वां कार्बन एटम में. इस तरीके से इस शुगर मॉलिक्यूल को हम पेंटोज मॉलिक्यूल कहते हैं. और इस पर बेस करता हुआ मॉलिक्यूल जिसके पहले कार्बन के साथ एडेनिन नाइट्रोजनस बेस अटैच. ये जो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस अटैच है इस मॉलिक्यूल को, कि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं लिखा है, ये इनकम्प्लीट है. यहाँ पे हमने इस फॉर्मेट्स को कार्बन रिप्रेजेंट किए हैं. A stands for the adenine. So now it is called adenosine. ये जो एडेनोसिन मॉलिक्यूल है, दिस इज न्यूक्लियोसाइड व्हिच कंटेन एडेनिन. लेकिन ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिस तरीके से अगर बच्चे को एक नोट दिया जाए 50 का और उस पर लिखा जाए ईद मुबारक, तो ये बताइए कि उसकी वैल्यू क्या होगी? उससे बाजार में जाके क्या खरीद सकते हैं? सर कुछ भी नहीं खरीद सकते, इसलिए कि वो नॉट फेक है, वो इस काम यानी परचेज के काम नहीं आ सकता. इस मॉलिक्यूल की भी समझ लीजिए कि हैसियत ऐसी ही है एनर्जी के बाजार में कि ये कुछ भी नहीं कर सकता जब तक इसके साथ कोई और चीज अटैच ना हो. अब अगर इस मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है तो अब ये एडेनोसिन नहीं रहा, अब ये बन गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल एडेनोसिन का जिसके साथ एक फॉस्फेट अटैच. लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बनता है तो इस वक्त इसमें एनर्जी स्टोर. अगर हम इसे अब ये समझ लीजिए कि अब ये वैल्यूएबल नोट हो गया और इसको हम 50 का नोट कह सकते हैं. लेकिन अगर इसके साथ एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो जाए, यानी
अब ये क्या बन गया, अब ये AMP नहीं रहा बल्कि ये हो गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले एक फॉस्फेट था इसलिए हमने इसे क्या कहा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट वाला एडेनोसिन। अब ये क्या बन गया, दो फॉस्फेट हो गए। अब ये क्या बन गया, अब ये दो फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल बन गया और हमने इसे क्या कह दिया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। लेकिन अभी कुछ और एनर्जी देकर इसके साथ एक फॉस्फेट और अटैच हो सकता है, लेकिन इसकी एनर्जी इनकी बनिस्बत कम होगी, इसीलिए ये बॉन्ड टूट भी सकता है और बन भी सकता है। आसानी से अगर बॉन्ड एनर्जी कम होती है तो कंपैरेटिवली आसानी से टूट भी जाता है और आसानी से बन भी जाता है। लेकिन अब ये मॉलिक्यूल ये ATP हो, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने फॉस्फेट अटैच हो गए, 3 फॉस्फेट अटैच हो गए। आमतौर पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता क्या है कि पहले से ही मौजूद ADP मॉलिक्यूल और इसके साथ आकर एक अदद फॉस्फेट अटैच। ये फॉस्फेट आमतौर पे इनऑर्गेनिक सोर्स से आता है, इसलिए हमें छोटा सा आई इसके साथ लगा देते हैं और ये जो छोटा सा आई इसके साथ ये शो करता है कि ये मॉलिक्यूल जो फॉस्फेट का आया है ये इनऑर्गेनिक सोर्स से आया है और इन दोनों के एक बॉन्ड बनाने से जो मॉलिक्यूल बन जाता है वो ATP। जब ये मॉलिक्यूल बनता है तो ये बेसिकली एंडरगोनिक रिएक्शन है, यानी ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ये तकरीबन 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। यानी अगर ATP के 1 मोल मॉलिक्यूल्स बने, यानी 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर बनते हैं तो याद रखिए कि 7.3 किलो कैलोरीज इसमें स्टोर। अब जब भी हम एनर्जी कहीं से लेते हैं और बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी, कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है और बॉडी चाहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सेल चाहता है कि इसका ज्यादा हिस्सा जाया ना हो बल्कि मैं अपने पास इसे स्टोर करके रखूं, तो बॉडी या सेल क्या करता है, उस जाया होने वाली, लिबरेट होने वाली एनर्जी को, निकलने वाली एनर्जी को यहां स्टोर कर लेता है। और यहां स्टोर कर लेता है तो कितने 1 मोल बनाता है, अगर वो तो 7.3 किलो कैलोरी इस तरीके से एनर्जी स्टोर हो। लेकिन जब बॉडी को अपने कामों के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है काम करने के लिए, तो फिर ये मॉलिक्यूल दोबारा क्या हो जाता है, ये ATP ब्रेक कर देता है अपने फॉस्फेट बॉन्ड को और ADP और फॉस्फेट बन। लेकिन अब मैं इसके नीचे आई नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा आई में, इसलिए नहीं लगा रहा है आई, इसलिए कि अब ये जो फॉस्फेट है ये इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आ रहा है, इसलिए अब इसका सोर्स क्या हो गया, ऑर्गेनिक। कितनी एनर्जी इसने एब्सॉर्ब की थी, स्टोर की थी, अब लिबरेट कितनी होगी, पहले ये था, अब लिबरेट होगी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। यानी अगर हम इतने मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेंगे तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। आइए देखते हैं, मेरे पास एक रिएक्शन है A+B, ये बना रहा है और ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन, यानी इसमें एनर्जी निकल रही है। फर्ज कर लेता हूं कि इसमें X अमाउंट ऑफ
यानी ये कौन सा रिएक्शन है? ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, यानी इसमें एनर्जी जो एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी जो यहां पे रिलीज हो रही है, ये एनर्जी कहां इस्तेमाल हो जाएगी? ये एनर्जी ADP प्लस फॉस्फेट को एक दूसरे के साथ अटैच करने में और फॉस्फेट बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। इसको हम अब ये क्या बन जाएगा? ये ATP। ये वाली एनर्जी जो इस रिएक्शन से निकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहां स्टोर हो गई? इस ATP में स्टोर हो गई। अब बॉडी को एक रिएक्शन परफॉर्म करना है। फर्स्ट कर लीजिए, उसने रिएक्शन परफॉर्म करना है E+F, और उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए। क्या प्रोवाइड बनाने के लिए? G बनाने के लिए। रिएक्शन के रिएक्टेंट्स क्या हैं? E+F। E और F ये रिएक्टेंट हैं और इन्हें रिएक्ट करने के लिए ये एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहां से आई? बॉडी के अंदर कि ये जी बना सके। इसके लिए अब ये क्या करेंगे? ये जो ATP मॉलिक्यूल यहां बना था, इस ATP मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ये क्या करेंगे? इस बनाने के लिए ये अपने आप को ब्रेक करेंगे। ADP और फॉस्फेट अलग हो जाएगा। ये जो एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन के दौरान, ये वाली एनर्जी इस रिएक्शन को मिल जाएगी और ये बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ये वाला रिएक्शन यहां से एनर्जी लेके परफॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से बॉडी के अंदर हमारे पास सारा दिन ATP बनती भी है, ATP बिगड़ती भी है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का कारोबार इसी ATP पे चलता रहता है। गेटिंग माय पॉइंट हियर माय डियर स्टूडेंट? तो आपने देखा अब बहुत अहम बात, ये जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें ATP जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ATP, इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है? फॉस्फेट बॉन्ड। और जब भी फॉस्फेट बॉन्ड बनता है, इस फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। वी से फॉस्फोरिलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड। यहां क्योंकि हम फॉस्फेट बॉन्ड के बनने को ATP के बनने में मुनसिब करेंगे, इसलिए हम इसकी बात करेंगे। तो हम जब भी ATP बन रही होगी उसमें क्योंकि बेसिकली फॉस्फेट बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे फॉस्फोरिलेशन। तो बॉडी के अंदर सारा दिन या तो फॉस्फोरिलेशन फॉस्फेट बॉन्ड बनता है, या डीफॉस्फोरिलेशन यानी ATP टूटती है या ATP बनती रहती है। इसके साथ साथ हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड के साथ साथ डाइन्यूक्लियोटाइड यानी दो न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलकर भी ये काम करते हैं, जिसकी एक मिसाल NADP जिसका एब्रिविएशन है। N स्टैंड फॉर निकोटीन एमाइड, A स्टैंड फॉर एडेनोसिन, D स्टैंड फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड, P स्टैंड फॉर फॉस्फेट। तो निकोटीन एमाइड, एडेनोसिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, जब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, यानी ये क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। जब ये रिड्यूस हो जाता है तो सूरत हाल क्या बनती है? इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब एनर्जी स्टोर होती है और हमारी बॉडी को जब ये एनर्जी रिक्वायर होती है, तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि रिड्यूस हुए हैं अपना हाइड्रोजन तोड़ देते हैं, यानी ये क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो। हम आगे चल के थोड़ी देर बाद रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने एनर्जी रिलीज करना और एनर्जी एब्सॉर्ब करना यानी एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, और एंडरगोनिक एक्सर्गोनिक रिएक्शंस वो हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है।
एंडोगोनिक रिएक्शंस वो हैं, वो केमिकल जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अभी हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब हम इसे थोड़ी देर में रिलेट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेना, एनर्जी देना, एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी एब्जॉर्ब करना, ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलते रहते हैं और पूरी बॉडी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन सारा दिन सारी जिंदगी करती रहती है। अगर ये केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं तो जिंदगी रहती है। जब ये केमिकल रिएक्शन होना खुद से बंद हो जाते हैं तो जिंदगी खत्म हो जाती है। किसी ने कहा था ना कि जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परीक्षण होना। यानी जब ये अज्जा बिखर जाएंगे, रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है और उसी को हम क्या कहते हैं, मौत कहते हैं। क्योंकि हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म होना बंद हो जाते हैं। तो सारा खेल मॉलिक्यूल्स और एनर्जी का है। वो कहते हैं ना, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी है एनर्जी और मॉलिक्यूल्स का फैलाव है। जब तक ये फैलाव चलता रहता है, इनका आपस में रिएक्शन चलता रहता है, जिंदगी चलती रहती है। जब ये रूठ जाते हैं एक दूसरे से तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है। कम बैक टू द टॉपिक। अब ये सिर्फ डाइन्यूक्लियोटाइड एक ही नहीं, NADP is not only a dinucleotide, there are so many dinucleotides which also perform the function of storage of energy as well as transfer of energy like ATP. One of the example is NADP, nicotine amide dinucleotide phosphate. The second one, another example is NAD. Here T is not present, NAD, nicotine amide dinucleotide. Another one is there which is called FAD. FAD, flavin amide, FAD, flavin amide dinucleotide. And so many dinucleotides are also here. These are well known. NADP, NAD and FAD. You will deal with these dinucleotides in this chapter later on. So we come back again to this one. Now we will come to the first of all detail of the phosphorylation. In living organism there are three ways of the phosphorylation. As I have told you what is phosphorylation. Phosphorylation is the formation of phosphate bond, or we can say formation of phosphate bond, or we can say it is the formation of, in a very narrow scenario for this chapter, we can say that it is the formation of ATP molecule. Now, how many ways these ATP can form in our body? कितने तरीकों से हमारी बॉडी में ये ATP बन सकती है, और वो तरीके किस पर डिपेंड करते हैं कि उस ATP बनने के लिए ये एनर्जी जो रिक्वायर है वो कहां से आती है। अब इसके तीन सोर्सेज हैं एनर्जी। जब एटीपी बनने के लिए मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल तीन सोर्सेज से एनर्जी ले सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फोरिलेशन के भी कितने तरीके हो गए, तीन तरीके हो गए। तो इसका मतलब है कि देयर आर three types or ways, types of phosphorylation. phosphorylation के तीन टाइप। एक टाइप कौन सा है?
एक टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो phosphorylation. What is photophosphorylation? As the name indicate, नाम से पता चल रहा है कि एनर्जी कहां से आ रही है इस फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए, यानी एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ is utilized to produce heat. It means that ADP molecule plus inorganic phosphate plus light energy, ये light energy यहां स्टोर होगी और क्या बनाएगी, एटीपी बनाएगी, और इस तरीके को हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये फोटोफॉस्फोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ कहां हो सकता है, जहां पे पिगमेंट्स मौजूद होंगे, क्लोरोप्लास्ट होगा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी ये सेटअप मौजूद होगा। जैसे कि आपके घर के ऊपर सोलर प्लेट्स लगी हुई होंगी तो लाइट एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप ले जाके ट्रांसफार्मर लगा देंगे ऊपर छत के ऊपर, तो सन यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी, कैप्चर नहीं होगी। इसलिए इसके लिए भी आपको क्या क्या चाहिए, इसके लिए आपको स्पेशली क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चाहिए, पिगमेंट्स एज वेल एज द thylakoid membrane, and this thylakoid membrane present on बल्कि present in chloroplast. If this setup is present, all process can take place, means process of the photophosphorylations. Now the another one is the oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation, as I have told you, the source of energy, as the name indicates, the source of energy is the process of oxidation. It means that the energy is the oxidation energy will be utilized to form the ATP. Now the question arises here, what type of the setup is required? And this setup is required, especially this setup is present in mitochondria. And in mitochondria, the membrane present, and this membrane is called cristae. So it, same like thylakoid membrane, it requires cristae. So it is another type of the phosphorylation, and this is called the oxidative phosphorylation. Now another one, इसके बाद तीसरा तरीका, अगर तीसरा तरीका जिसको हम क्या कहते हैं, तीसरे तरीके को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये सबस्ट्रेट, तीसरा तरीका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, रिएक्टेंट्स को कहते हैं, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट्स को कहते हैं। यानी क्या मतलब ये कि एक आदमी एक को पैसे देना चाहता है, दूसरा लेना चाहता है, तो मैं कौन होता हूं कि उस पर एतराज करूं कि आप क्यों दे रहे हैं, कि भाई मेरे पैसे मैं देना चाह रहा हूं, दूसरा कहता है मैं लेना चाहता हूं। कहानी खत्म हो गई। यहां पर भी एक रिएक्टेंट ऐसा
ऐसा है जिसके साथ ऑलरेडी फॉस्फेट लगा हुआ है, दूसरा रिएक्टेंट ऐसा है जिसके साथ फॉस्फेट नहीं है। अब ये वाला फॉस्फेट यहां शिफ्ट होना है, इसलिए क्या होगा, ए अपना फॉस्फेट छोड़ देगा, रिलीज कर देगा और बी उस फॉस्फेट को ले लेगा। इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट। यानी फॉस्फेट कहां से आ रहा है, एक सबस्ट्रेट से एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट पर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है यहां से एनर्जी यहां जा रही है। हमें कोई सेटअप की जरूरत नहीं है, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, ना हमें इसमें क्लोरोप्लास्ट चाहिए, ना कोई थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन चाहिए, ना कोई हमें इसके अंदर दूसरी चीज चाहिए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते यहाँ कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, और इसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। यानी फॉस्फेट फ्रॉम वन सबस्ट्रेट शिफ्टेड टू द अनदर सबस्ट्रेट एंड इट बिकम। अब वो किसमें, कौन से वाले में शिफ्ट हो रही है, फर्स्ट कर लेते हैं। मैंने जैसे ही बनाया था अभी, यहां पर शिफ्ट हो रही है। तो मैं अगर ये कहूं कि एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी क्या, इसके 6 कार्बन पे ग्लूकोज के 6ठे कार्बन पे फॉस्फेट है। और दूसरा मॉलिक्यूल कौन है, दूसरा मॉलिक्यूल ADP, दूसरा मॉलिक्यूल ADP। अब ये ग्लूकोज चाहता है कि अपना फॉस्फेट ADP को दे दे, तो ग्लूकोज ने अपना फॉस्फेट ADP को दे दिया, और ग्लूकोज क्या रह गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या रह गया, सिर्फ ग्लूकोज रह गया। और ADP के पास पहले 2 फॉस्फेट थे, अब एक फॉस्फेट और आ गया, और ये क्या बन गया, ADP। इस तरीके से हमारे पास सूरत हाल क्या बन गई है, हमारे पास मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर हो गई, फॉस्फेट ट्रांसफर हो गया, ATP फॉर्मेशन हो गई। नाउ वी हैव 3 मेथड्स ऑफ ATP formation. One is called photophosphorylation, second one is called oxidative phosphorylation. This process takes place in photosynthesis. This process takes place in respiration. This process takes place usually in the respiration, but may takes place anywhere. So we have 3 ways of energy transfer. ATP formation, which is the important energy-rich molecule, and we also say the currency of energy in living system or the living organism. Inshallah, we will discuss further the concepts of the bioenergetics with relation to the oxidation in production in my next lecture. Thank you very much. If you have queries, then you may frequently ask.